सभी को नमस्कार। आ गए क्या सब लोग? आ गए क्या सब लोग? चलो आ जाओ फिर। कहाँ थे लास्ट? बताओ एक बार। क्या कह रहे हो? अच्छा, गणतंत्रात्मक थे हम। संविधान की शब्दावली को देख रहे थे, है ना? संविधान की शब्दावली को देख रहे थे, उसी क्रम को हम आगे चलेंगे। नंबर बताओ कौन सा है? नंबर 6 पे आ जाओ। देखो, नंबर 6। गणतंत्रात्मक कह दो चाहे गणराज्य कह दो, ठीक है। हाँ जी सर, अब बोर्ड पे आ जाओ सबके सब। आप आज ही आए हो क्या? ठीक है, आप भी आज ही आए हो। और तो सब पुराने ही हैं। आप कल क्यों नहीं आए, मतलब कि लास्ट आए नहीं आए थे ना शनिवार को? रेगुलर आओ आप लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। रेगुलर क्लासे लो। देखो, प्रस्तावना पढ़ रहे थे, प्रस्तावना में हमने पढ़ लिया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, यहां तक पढ़ लिया था ना सर? आप बताओ, देखे लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? किसे कहेंगे लोकतंत्र? कौन सा देश लोकतंत्र होगा? आप बताओ। जिसमें जनता का शासन हो, वह देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। बहुत अच्छा, बैठिए। इधर आ जाओ अब। गणराज्य देखो, इधर गणराज्य किसे कहेंगे? बताओ, देखे गणराज्य किसे कहेंगे? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर क्या होता हो? निर्वाचित। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर क्या होता हो? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। वह देश क्या कहलाता है? बताओ देखे। वह देश गणराज्य कहलाता है। बताओ, लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन हो, भारत कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। तो लोकतंत्र तो पढ़ लिया, जिसमें जनता का शासन हो। अब बात हो रही है गणराज्य की या गणतंत्रात्मक देश की। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब हमारे भारत में राष्ट्राध्यक्ष किसे कहेंगे? राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहेंगे भारत में, तो है ना? सब देशों में अलग अलग कह रहे होंगे, लेकिन अपने यहाँ जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्रपति वंशानुगत है क्या, कि उसी का वंश का कोई बन रहा हो आगे? यदि वंशानुगत होता है तो वह देश क्या कहलाता है? राजतंत्रात्मक कहलाता है, जिसमें राजा का शासन हो, वंशानुगत मामला चल रहा हो। लेकिन यहां नहीं है, यहां क्या हो रहा है? वंशानुगत ना होकर निर्वाचित। जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है वह देश गणराज्य कहलाता है। किसी को कोई समस्या? अब मुझे ये बताओ, ये जो गणराज्य शब्द है ये हमने कहां से लिया था? जो गणराज्य शासन प्रणाली है ये कहां से ली थी? पढ़ तो रहे हो, इसका मतलब आप कहां से लिए? फ्रांस से लिए हमने। कहां से? और लोकतंत्रात्मक प्रणाली अमेरिका से। बहुत अच्छा, शाबाश। देखो इधर, अब मैं बात करूं अपने भारत की,
तो अपने जो भारत में राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है? कौन है? राष्ट्रपति है कि नहीं है? अरे द्रौपदी मुर्मू तो है, पर जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति होता है। अपने भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। और अपने भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित। इसका मतलब भारत क्या है? एक गणराज्य देश है। याद रखना, पूछा जाएगा बताओ गणराज्य शब्द किससे समरूप है या किसके समरूप है? आ जाएगा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो किसके समरूप है? राष्ट्रपति के नाम से ही गणराज्य जाना जा रहा है। गणराज्य वो होगा जिसमें राष्ट्रपति होगा अपने भारत में, राष्ट्रपति, और वो भी क्या है? निर्वाचित है। तब ही वह देश क्या कहलाता है? गणराज्य देश कहलाता है। अब देखो, हमारे जो राष्ट्रपति की मुहर है ना, मुहर, मुहर होती है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है फिर मोहर दे देता है, उस पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति। दिख रहा है क्या पीछे? राष्ट्रपति भारत गणराज्य। अब इसको समझो, राष्ट्रपति के पास जैसे कोई विधेयक आया, संसद में पारित हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में, वो चला गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति सबसे पहले तो उसको पढ़ लेगा, ठीक है तो ठीक है, नहीं वापस भेजेगा तो वापस भेज देगा, है ना। उसको पढ़ के सिग्नेचर करेगा और फिर जो मोहर लगाता है, अंतिम रूप से पारित माना जाता है ना, तब मोहर में ये लिखा होता है राष्ट्रपति भारत गणराज्य। ये मोहर लगती है कि नहीं है? जैसे मान लो कि मैं लेक्चरर बन गया और मुझे मेरे नाम से मोहर मिलेगी, है ना, तो मैं मोहर लगाऊंगा तो उसमें मेरा नाम और मेरा पद आएगा। यहां पर राष्ट्रपति और भारत गणराज्य का पद है, वह राष्ट्रपति है, तो पद का नाम आ रहा है कि राष्ट्रपति है और कहां का है? भारत का है। इसका मतलब राष्ट्रपति किससे जुड़ा हुआ है? गणराज्य से। कोई दिक्कत? ये है गणराज्य। चलो इसको छापते हैं। जो नए विद्यार्थी आए हैं उनके धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना, अचानक से समझ में नहीं आएगा। कल से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा अपना मौलिक अधिकार, तो यहां से फिर समझना शुरू हो जाएगा। जो रह गया उसको दोबारा से करवा देंगे जिन विद्यार्थियों का रह गया। सबसे पहले हेडिंग लगाओ नंबर 6 लगा के, गणतंत्रात्मक या गणराज्य, दोनों लिख लो। लिख लिया क्या? नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, जगह नहीं मिल रही क्या? मिल जाएगी, जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है ना। जगह मैंने बहुत बार कहा है कि जगह एक ही जगह मिलती है ना, हाँ वहां पे ही मिलती है। बाकी कहीं भी जाओ आप, जगह बनानी ही पड़ती है। कोई प्यार से नहीं माने तो भाई कसक यार बैठना है कि नहीं है? ठीक है। वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वह देश गणराज्य कहलाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वह देश गणराज्य कहलाता है। लिख लिया? नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, भारत का राष्ट्रपति, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य देश है, एक गणराज्य देश है, एक गणराज्य देश है। भारत में, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे,
भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, हम पढ़ क्या रहे हैं पहले तो ये बताओ आप लोग। प्रस्तावना की शब्दावली, और प्रस्तावना की शब्दावली में हमने ऊपर वाले शब्द देख लिए हैं, जिसमें हम भारत के लोग को देख लिया, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को देख लिया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इन सभी शब्दों को देख लिया है। अगला जो शब्द है वो गणराज्य, और गणराज्य को हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या प्रस्तावना पढ़ रहे हैं अपन, लगा देता हूं प्रस्तावना। ठीक है, क्या लिखा? भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से ली गई है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली में लिखवा दिया होगा, अमेरिका नहीं लिखवाया तो जहां सोर्स लिए गए थे वहां लिखवाया था, वहां से देख लेना एक बार। लिख लिया, फ्रांस से ली गई है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति की मुहर में, मुहर में, मुहर, मुहर होती है सर, मोहर नहीं होती। लिखो, मुहर में, और तो हम साधारण भाषा में बोल देते हैं, मुहर में डैश करके लिख दो, राष्ट्रपति भारत गणराज्य, लिख दो डैश करके। साधारण भाषा में हम क्या बोल देते हैं, शुरुआत। ठीक है, राष्ट्रपति भारत गणराज्य। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गएगा आप लोग। चलो, ये हो गया अपना गणतंत्रात्मक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, क्या आ रहा है, न्याय। हम पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले तो यहां लिख देता हूं मैं फिर से, प्रस्तावना। प्रस्तावना कोई और क्या कहते हैं, उद्देशिका। और उद्देशिका की हम पढ़ क्या रहे हैं, शब्दावली पढ़ रहे हैं। और शब्दावली में नंबर कौन सा आ गया, 7 पे। लिखो नंबर 7 और लिखो न्याय, लिखो न्याय। न्याय तो सब समझते ही हो, नहीं समझते? नहीं समझते तो समझो, घर में कोई सामान आ गया खाने का, पिताजी ले आए, और वो जैसे ही सामान आया, और उस परिवार में 4 भाई बहन है, एक बड़ा छोटा उसे ऐसे करके है, यदि सभी को समान रूप से दिया जा रहा है तब तो न्याय है, और कह रहे हैं ये तो छोटा है उसको तो ज्यादा मिलना चाहिए, तब फिर अन्याय है। बोले छोटा तो क्या हुआ, हम बड़े हैं, फिर हमें बड़े के अनुसार दो, और सब में समान रूप से बट रहा है तो वो फिर न्याय हो रहा है। ऐसे ही कानून में भी न्याय होता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से। ठीक है, देखो न्याय की अवधारणा हमने ली कहां से है, पहले तो ये बताओ। हाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कौन से देश से लिए गए हैं, कहां से, सोवियत संघ से, या इन्हीं को क्या कहते हैं, रूस से। न्याय की अवधारणा देखो इधर, तो ऐसे लिखेंगे प्रस्तावना में, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है, रूस से, है ना। इसी को मैं सोवियत संघ भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं,
सोवियत संघ बोल सकता हूं क्योंकि 1991 से पहले क्या था ये, सोवियत संघ था। या मैं इसी को और क्या कह सकता हूं, रूस कह सकता हूं। कहां से ली है न्याय की अवधारणा, रूस से, मैंने पहले लिखवा दिया। अच्छा ये बताओ, भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, 3 प्रकार का। मैंने इशारा कर दिया फिर भी नहीं बोल रहे, कितने प्रकार के न्याय है भारतीय प्रस्तावना में, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ठीक है। देखो इधर, अच्छा 3 प्रकार के जो न्याय है वो कौन कौन से है बताओ। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, और नंबर 3 राजनीतिक न्याय। प्रश्न आएगा भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 3 प्रकार के। प्रश्न आएगा भारतीय प्रस्तावना में निम्न में से कौन से न्याय का उल्लेख, निम्न में से कौन से न्याय का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। 3 तो ये आ जाएंगे, और एक दे देगा कोई भी, जैसे अवसर दे दिया है ना, प्रतिष्ठा दे दिया, विचार दे दिया, अभिव्यक्ति दे दिया, विश्वास, कुछ भी लिख देगा वो प्रस्तावना से एक शब्द उठा के। तो 3 ये इनकी पहचान कर लेनी है, ये है, और जो चौथा जो भी शब्द आएगा वो नहीं है प्रस्तावना में, न्याय में नहीं है वो। ये भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है। न्याय की यही अवधारणा है, लिखो न्याय, हेडिंग लगाओ। तो ये जो शब्दावली पढ़ रहे हैं अपन प्रस्तावना की, वो समझ में तो आ रही है क्या, अच्छे से टेस्ट करवाएंगे आपका इस बार होगा, ठीक है। अभी लिखो, क्लास के लास्ट में चर्चाएं करेंगे इसके बारे में। लिखो, लिखो नीचे वाले लाइन में डैश करके, न्याय में, प्रस्तावना में, लिखो नीचे वाले लाइन में, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा सोवियत संघ ओब्लिक रूस से ली गई है, सोवियत संघ ओब्लिक रूस, ये लिखा हुआ, न्याय की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है, रूस से ली गई है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार, भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, तीनों न्याय लिख दो। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तीनों लिख दो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिख दिया। सर दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, क्या नाम है, लिख दिया क्या तीनों।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 1991, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां थी कौन कौन सी? परे स्त्रियों का और खुलापन, ये दो थी, है ना। इसलिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसका उत्तराधिकारी के रूप में रूस को बनाया जाता है। अब सोवियत संघ की जगह रूस, क्योंकि सोवियत संघ अनेक छोटे छोटे देशों में बट गया था और जो सबसे बड़ा देश बना था सोवियत संघ का वो था रूस। इसलिए रूस को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था सोवियत संघ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गए न्याय। फिर प्रस्तावना बोल रहा हूं मैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, नंबर कौन सा है? नंबर 8 पे लगाओ, स्वतंत्रता। प्रस्तावना और उद्देशिका में नंबर कौन सा आ गया शब्दावली का? नंबर 8। 8 से क्या था अनुसूचियों में? डमरू था। और डमरू से क्या निकली थी? राजभाषा। याद है तुम लोगों को, है ना, ट्रिक से। नंबर 8 पे लिखो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। बताओ कितने प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में? बताओ कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? न्याय का तो मैंने बता दिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, है ना। ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, है ना। प्रस्तावना में कितने प्रकार के? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। बताओ नंबर 1। क्या हो गया? लिखो नंबर 1। देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आगे स्वतंत्रता स्टार्ट हो गया। न्याय, विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और नंबर 5 पे उपासना की स्वतंत्रता, है ना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। याद कर लो, प्रश्न ऐसे ही आएगा। भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 3, 2, 5 ऐसे करके। तो आंसर क्या रहेगा? 5। ठीक है, लिखो नीचे वाले लाइन में डैश करके। हेडिंग लगाओ पहले स्वतंत्रता नंबर 8 पे। शब्दावली पढ़ रहे हैं अपन। भारतीय प्रस्तावना में भारतीय प्रस्तावना में अच्छा, ये शब्द कहां से लिया था हमने? हमने न्याय का देख लिया, पंथ निरपेक्षता देख लिया, वो समाजवादी देख लिया, गणराज्य देख लिया, लोकतंत्र देख लिया।
अब आगे जो शब्द आया वो स्वतंत्रता कहां से लिया है? कहां से? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से लिया गया था? फ्रांस से। लिखो, भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की, भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पांचों छाप दो। नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, छाप दो बोर्ड पे देख के। लगभग कम से कम 20-25 बार मैंने प्रस्तावना बोल दी, याद हो गई होगी। 2-4 बार आप घर जाके बोल लेना। 1-2 बार मैंने बताया था याद करने का तरीका, जहां पढ़ते हो वहां चस्पा कर दो प्रस्तावना को कुछ समय के लिए। सर जी बोर्ड पे देख के लिखो, पड़ोसी से मत देखो, इसका मतलब पड़ोसी आपसे होशियार है। पड़ोसी का टीप रहे हो, पड़ोसी आपसे होशियार है, और खुद लिख रहे हो तो ठीक है। पड़ोसी से पूछ भी रहे हो तो मान लो कि पड़ोसी आपसे होशियार है, और पड़ोसी आपसे पूछ रहा है तो मान लो अपन होशियार है कि नहीं है? क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। है ना, पड़ोसी को बोल दो कि मैं तेरे से होशियार हूं टीफले पर, ताकि उसको पता रहेगा। लिख दिया क्या? अरे लिख दिया क्या? दोबारा से फिर से बोल रहा हूं मैं प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता। इसका मतलब अगला जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है? समता की। नंबर कौन सा है? 9 है क्या? समता। समता को ही हम क्या कह सकते हैं? समानता। देखो, प्रतिष्ठा, और देखो पहले तो मुझे ये बताओ समानता से क्या मतलब है? सबको समान, क्या सभी के साथ समान व्यवहार से है क्या? तो बताओ फिर क्या है? अच्छा ये है क्या? मैं कह रहा हूं आपसे कि भारतीय प्रस्तावना में जो समानता है, इसका अर्थ सीधा सा ये नहीं है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। समान व्यवहार से नहीं है, समझ गए क्या? समान व्यवहार से नहीं है तो फिर क्या है? भारतीय प्रस्तावना में समानता का तात्पर्य है सभी के साथ समान व्यवहार से नहीं है। इसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब यह है कि जो समान है उसके साथ तो कैसा व्यवहार होगा? समान व्यवहार होगा। कैसा होगा? समान व्यवहार होगा। और जो असमान है, जो असमान है उसके साथ कैसा व्यवहार होगा? असमानता का ही। जो असमान है उसके साथ भी कैसा व्यवहार होगा? असमान। बोलो कैसे? कैसे? देखो मैं बताता हूं। भारतीय संविधान में समानता का मूल अधिकार भी प्राप्त है ना? समानता का मूल अधिकार है, इसका मतलब यह है कि जैसे आर्टिकल 15 ये कहता है कि भेदभाव से मनाही, भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति के साथ। लेकिन कर भी सकते हो। बोले कैसे? यदि कोई
सार्वजनिक स्थल है, जैसे मान लो कोई सार्वजनिक जगह, स्नान गृह है, सार्वजनिक जगह है वो, वहां पर सभी लोग आके स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सार्वजनिक का कौन मना करेगा? मौलिक अधिकार प्राप्त है, सभी के साथ समान व्यवहार, समानता का अधिकार है हमें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संक्रमण बीमारी हो, उसको किसी को संक्रमण बीमारी हो, तो क्या वो फिर जा सकता है? क्या वो जाके ऐसे कह देगा पूरा बीमार पड़ा है, मतलब ऐसी बीमारी है कि फैल सकती है किसी दूसरे के, और वो जाके कह रहा है मुझे तो अधिकार है, मैं तो नहाऊंगा? नहीं, वो असमान व्यक्ति है, उसको राज्य सरकार रोक सकती है सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से। तो इसका मतलब समानता का अर्थ क्या होता है? जो समान है उसको समान रूप से, और जो असमान है उसको असमान रूप से। जैसे आरक्षण में भी बता रखा है ना, जैसे जनरल को कोई आरक्षण नहीं है, पर ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण दे रखा है। राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है ऐसा। क्यों कर सकती है? उत्थान के लिए कर सकती है। कुछ वर्ग है जो पिछड़े हुए हैं, उनको उठाने के लिए भेदभाव कर सकती है। इसका मतलब असमान भी है और समान भी है। समान के साथ समान व्यवहार है, असमान के साथ असमान व्यवहार है। चलो बताओ तो फिर भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? भारतीय प्रस्तावना में, प्रस्तावना आपके पास है, मैंने पूरी लिखवाई है, तो बताओ फिर भारतीय प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानताओं का उल्लेख है? कितनी? दो है क्या? प्रस्तावना में दो प्रकार, कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? देखो फिर समझो, अब इधर का उधर मत कर देना। मैं पूछूं न्याय, बता रहे हो समानता, पूछूं स्वतंत्रता, बता रहे हो समानता, ऐसे नहीं। न्याय कितने प्रकार की थी? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? और समानता कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अच्छा, दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखो प्रतिष्ठा कैसे? सब अलग अलग लोग प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है। जैसे मैं कह दूं, मैं यहाँ आया और यहाँ आते मेरे को आप लोग ये कह दो, ए सर इधर आओ, इधर बैठो, हम पढ़ाएंगे आज, तो क्या ये मेरी प्रतिष्ठा हुई? क्या मेरा सम्मान हुआ? क्या मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है? समानता का क्या हुआ? मेरी क्या प्रतिष्ठा है? मैं यहाँ के पढ़ाऊंगा, है कि नहीं है? और अवसर का मतलब सभी को अवसर मिलना चाहिए। जैसे मैं एक एक विद्यार्थी को बार बार खड़ा करूं और वो इरिटेट हो जाए, सर मेरे से क्या चाहते हो आप? हैं? अवसर सबको मिलना चाहिए। हो जाता है कभी कभार, और ऑब्जेक्शन भी हो जाता है, सर मेरे ही मेरे को उठाते हैं। अरे शायद सर तेरे को इसलिए तेरे को आते हैं, इसलिए तेरे को उठाते होंगे। अपने आप के गर्व कर कि मुझे आता है इसलिए सर मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि सर पे और पे तो शायद विश्वास नहीं होगा, है कि नहीं है? तो कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अवसर समान रूप से होना चाहिए, और प्रतिष्ठा, जिसकी जो प्रतिष्ठा है वो उसी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि व्यक्ति बहुत बड़ा है और उसको नीचे आके बिठा दिया, नहीं, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। जैसे आ जाए मुख्यमंत्री जी, आ जाए आके, मैं कह दूं मुख्यमंत्री जी उधर बैठ जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो, है ना? और शिक्षा मंत्री को जाके कहना कि एजुकेशन में क्या सुधार करना है, तो वो गलत हो गया, वो प्रतिष्ठा है ही नहीं उनकी वहां पे। तो इसलिए ये दे रखा है, प्रतिष्ठा सबको अलग अलग है। ठीक है, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान, बस। ठीक है, लिखो नंबर 9। नंबर 9, नंबर 9 में लिखो, समता का तात्पर्य, समता का तात्पर्य, समता का तात्पर्य, समता का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से नहीं है। समता का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार से नहीं है। अर्थात, अर्थात समान के साथ समान, अर्थात समान के साथ समान, अर्थात समान के साथ समान
तथा असमान के साथ असमान व्यवहार से है। समान के साथ समान तथा असमान के साथ असमान से है। असमान से है, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे। भारतीय प्रस्तावना में दो प्रकार की समता का उल्लेख है। भारतीय प्रस्तावना में दो प्रकार की समता ओब्लिक समानता का उल्लेख है। भारतीय प्रस्तावना में दो प्रकार की समता ओब्लिक समानता का उल्लेख है, और दोनों प्रकार लिख दो। नंबर 1 प्रतिष्ठा, नंबर 2 अवसर की समानता। हम भारत के लोग अवसर की समानता लिख लिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। शब्द क्या आ रहा है? बंधुता। एक तो आया है एकता और एक आया है अखंडता। हेडिंग लगाओ नंबर 10 पे एकता। कौन सा नंबर है? 10 पे लगाओ एकता। अच्छा, ये एक बात मुझे ये बता दो आप। अब मैंने ऊपर क्या क्या पढ़ाया? स्वतंत्रता न्याय। न्याय तो छोड़ दो क्योंकि न्याय की अवधारणा तो कहां से ली गई है? रूस से। के नीचे हमने दो शब्द देख लिए, स्वतंत्रता और समानता। अब आ रहे एकता अखंडता और बंधुता। तो स्वतंत्रता समानता और बंधुता तीनों नोट करके लिखवा दूंगा मैं, कहां से ली गई है? फ्रांस से। ठीक है, लिखो एकता। एकता में सीधी एक लाइन लिख दो। एकता का मतलब समझ में आ रहा है क्या? लिखो। एकता का तात्पर्य है, एकता का तात्पर्य है एकता का तात्पर्य है हम की भावना। हम वी ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। है कि नहीं है? हम की भावना एक, मैं कह दूं ये क्लास एक है ना? हम की भावना का विकास करना है। एकता का तात्पर्य है हम की भावना का विकास करना है। अखंडता नंबर 11 लिखो। अखंडता। अखंडता का तात्पर्य है, अखंडता का तात्पर्य लिखो। अखंडता में नंबर 11 अखंडता। अखंडता का तात्पर्य संपूर्ण भारत। अखंडता का तात्पर्य संपूर्ण भारत एक इकाई है। संपूर्ण भारत एक इकाई है जिसका विभाजन, संपूर्ण भारत एक इकाई है, एक इकाई के रूप में है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अखंड, जिसका अखंड ना हो, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। संपूर्ण भारत एक इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अखंडता का मतलब विभाजन नहीं होगा। अखंड, बिना खंड वाला भारत है। एक है, राज्यों का संघ है भारत। है कि नहीं है? तो संपूर्ण इकाई एक है। यहां है हम की भावना। प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ एक बार अच्छे से पढ़ना।
पूरी प्रस्तावना यदि अच्छे से लागू हो जाए ना तो प्राचीन प्रतिष्ठा को भारत प्राप्त कर लेगा। और ये हंसा मेहता ने कहा था। तो ये देख लो कितने शब्द आ रहे हैं, है ना। अब लिखो नंबर 12 पे बंधुता। बंधुता, बंधुता, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, है ना। देखो मैं जो बोल रहा हूं एज इट इज लिखते चलो, समझ में आ जाएगा। इसमें सीधा सा भाईचारे की भावना का विकास करना। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। इसका तात्पर्य है, बंधुता का तात्पर्य ऐसे लिख लो, बंधुता का तात्पर्य, बंधुता का तात्पर्य भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करना है। भाईचारे की भावना का विकास करना है। अर्थात 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 व्यक्ति की गरिमा, अर्थात व्यक्ति की गरिमा, अर्थात व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अर्थात व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता से है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता से है। ठीक है, समझ में आ गया क्या। ये थी अपनी प्रस्तावना, बंधुता। फिर आगे तो सीधा आ गया दृढ़ संकल्प होकर, इसमें कोई शब्द अलग से है नहीं, है ना। आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 तिथि मार्ग शुक्ल सप्तमी, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी इत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब किया गया आत्मार्पित? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? अब देखो ये प्रस्तावना यहीं पे समाप्त होती है। कुछ रोचक कथन है वो लिख लो, हेडिंग लगाओ, प्रस्तावना से संबंधित रोचक कथन, प्रस्तावना से संबंधित रोचक कथन। देखो रोचक का मतलब आश्चर्यजनक है। जैसे जैसे किसी ने कह दिया, देखो इधर किसने कह दिया, लिखना नहीं है मैं लिखवाऊंगा। एच.वी. कामत थे, एच.वी. कामत जी ये कह रहे हैं कि ये जो हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया है ना, ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, ये तो ईश्वर की देन है जो आपने लिखा है। ईश्वर ने चाहा है तभी हमने भारतीय प्रस्तावना और भारतीय संविधान का निर्माण किया है। इसलिए एच.वी. कामत क्या कह रहा है कि भारतीय प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ो, कौन सा शब्द जोड़ो? ईश्वर। ईश्वर शब्द जोड़ा जाए। कौन कह रहा है? एच.वी. कामत। ये कोई बात हुई? ईश्वर शब्द की कृपा हुई है, हमारी मेहनत तो कहां गई? अभी कोई आपको आके कह दे सर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये तो ईश्वर की कृपा है सर पे इसलिए सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा मेरी मेहनत ऐसे गई। मानते हैं पर ऐसे नहीं है, क्योंकि समानता का अधिकार है। ईश्वर को शब्द कैसे जोड़ सकते हैं अपन? आगे चलो नंबर 2 पे। तिब्बन लाल सक्सेना, कौन थे ये? देखे तुम लोग बताओ। हाँ, जिसने संविधान पर किस पे? हिंदी में हस्ताक्षर किया था। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान पे हिंदी में हस्ताक्षर किया था। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय जो संविधान है ये जो बना है ना,
वो और किसी की देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की देन है। बोले क्या? वो महात्मा गांधी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी का नाम भी ऐड करो। किसका? महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। क्या ये संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है। ये संभव कैसे है? फिर तो कोई और कह देगा जवाहरलाल नेहरू का नाम जोड़ो, कल को मैं आंदोलन करके मैं कह दूं मेरा भी नाम जोड़ दो। कैसे चलेगा? व्यक्ति का नाम तो सभी कहेंगे। एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है। कौन है? महात्मा गांधी और देवी रोहिणी। रोहिणी कुमार चौधरी ने क्या कहा? आदमी है। इसने कहा कि ये जो संविधान बना रहे हैं ना, अपन संविधान बना रहे हैं ना, वो ना तो गांधी की वजह से बना है ना ईश्वर की। ये तो कृपा हुई है देवी माता की। देवी माता कृपा नहीं करती ना तो बनता ही नहीं संविधान। इसलिए कौन सा शब्द जोड़ दो? देवी शब्द जोड़ दो, है ना? कैसे जोड़ दे? कोई भगवान का नाम जुड़ा रहा है? ठीक है, ये कुछ रोचक तथ्य थे लेकिन इन्हें जोड़ा नहीं गया। लिख लो, पूछ ले, क्या पता कब किसने क्या कहा। ये मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना आप। ये हेडिंग लगा ली क्या? नंबर 1 लगा के लिखो सीधा। भारतीय सीधा लिखो, सीधा नहीं लिखना है, मतलब कि लाइन सीधी पावड़ो। भारतीय प्रस्तावना में नंबर 1 लगा के सीधा लिखना है। भारतीय प्रस्तावना में, बावड़े हो तुम लोग। भारतीय प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ा जाए। 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 और आगे डैश करके लिख दो H.V. कामत, हरि विष्णु कामत। डैश करके लिख दो H.V. कामत, ये नाम लिख दो, जल्दी करो। नंबर 2, प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाए। प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाए। महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाए। सिब्बन लाल सक्सेना, डैश करके लिख दो सिब्बन लाल सक्सेना। सिब्बन लाल सक्सेना, सिब्बन लाल सक्सेना। नंबर 3, प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाए। नंबर 3, प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाए। प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाए। प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाए। डैश करके लिख दो रोहिणी कुमार चौधरी। हाँ, ये इसी के साथ अपनी प्रस्तावना होती है समाप्त। लिख दिया क्या? देखो इधर, अब बात जो प्रमुख बात है इधर समझो। हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? देखो, नंबर 1 पे पढ़ लिया संविधान का विकास। संविधान का विकास और विकास व निर्माण। यस या नो? जो विद्यार्थी नए जुड़े उनको बाद में करवाएंगे। नंबर 2 की बात करूं मैं तो संविधान सभा पढ़ लिया अपन ने। संविधान सभा। नंबर 3 पे अनुसूचियां, इसके बाद में अनुसूचियां थी ना, अनुसूचियों को पढ़ लिया। और नंबर 4 पे प्रस्तावना। 4 पे प्रस्तावना। ये हो गया है। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इनका एमसीक्यूज, इन सभी का सार
कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने लेके आए ताकि आपको ये महसूस हो कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड कैसे पूछ रही है, आरपीएससी कैसे पूछ रही है। समझ गए क्या? ठीक है, बाकी की चर्चाएं करेंगे कल। थैंक यू।